अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि HCF ऑफ 306,657 बराबर 9। मतलब HCF दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है? 306 और 657 का, ये दोनों संख्याओं का HCF दिया हुआ है 9, और LCM निकालना है किसका? यही दोनों संख्या का, 306 और 657 का। तो अब सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे लिखना है कि क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ क्या क्या है? पहली संख्या दिया हुआ है कितना? 306। उसके बाद दूसरी संख्या दिया हुआ है आपका 657। उसके बाद HCF बराबर दिया हुआ है आपका कितना? 9। और LCM निकालना है। LCM क्या करना है हम लोग को? फाइंड आउट करना है। LCM बराबर वाट। अब यहाँ पे क्या है? एक फॉर्मूला है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, मतलब ये दोनों संख्याओं को गुणा करना है, बराबर दे करके LCM और HCF को गुणा करना है। तो चलिए, फॉर्मूला क्या है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। अब पहली संख्या आपका कितना है? 306 गुना दूसरी संख्या 657 और बराबर LCM आपको निकालना है। HCF आपका कितना दिया हुआ है? HCF 9। तो LCM को LCM ही रहने देंगे और HCF की जगह में लिख देंगे क्या? 9। अब क्या करना है हम लोगों को? LCM निकालना है, तो LCM को हम लोग उसी साइड रहने देंगे और 9 को यहाँ नीचे लेकर के आ जाएंगे। तो ये क्या हो गया? 306 गुना 657 और बटे हो जाएगा क्या? 9 और बराबर LCM। अब इसको क्या है, चाहे इस नंबर को इससे काट दीजिए या फिर इस नंबर को काट दीजिए। अगर कट रहा है तो 9 या 27, 3 9 चौक 36, और ये भी कटेगा मे भी, और ये 9 7 63 और 2 9 या 27। चलिए बड़ी संख्या को छोटी संख्या बना देते हैं। 9 7 63, 2 बचा 27, 9 या 27। अब इन दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। ठीक, तो 306 गुणे 73 इंटू हो गया 6 या 18 का 8, हासिल 1 3 0 0 और 1 1 3 तिहाई 9, 7 6 के 42 का 7 6 के 42 का 2 और 7 0 0 4 आ गया और 7 या 21। ये 8 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। आपका LCM बराबर क्या आ गया? 2 2 22,338 बराबर LCM। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। LCM बराबर 22,238। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब यहाँ पे आपका दो कंडीशन निकल करके आ रहा है। सबसे पहला क्या है कि क्या 6 पे पावर अगर कोई भी प्राकृतिक संख्या दिया जाए तो क्या उसका इकाई का अंक, यूनिट अंक जो वंश के प्लेस में होगा वो क्या 0 आ सकता है? तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग दो कंडीशन अच्छी तरीके से समझ लेंगे। सबसे पहला कंडीशन क्या है कि क्या अगर 6 पे पावर अगर कोई प्राकृतिक संख्या दिया जाए तो क्या उसका यूनिट डिजिट जो आएगा, इकाई अंक जो आएगा वो क्या 0 आ सकता है? या फिर दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर कोई संख्या के यूनिट प्लेस में, मतलब इकाई के अंक में अगर 0 आ रहा है तो उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? और यदि 6 पे पावर कोई प्राकृतिक संख्या है तो उसका अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा? अब सपोज यहाँ पे हम 0 वाले संख्या में वैसी संख्या है जिसका
इकाई अंक में 0 आए उसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ सकता है वो चीज हम लोग चेक कर लेंगे। सपोज मान लेते हैं कि 1 0 मतलब 10 तो 10 के इकाई अंक में क्या है 0 है, इसका हम लोग क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 2 इंटू 5 के रूप में आएगा। अगर हम लोग दूसरी संख्या मान ले 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 5। अगर इसी को हम लोग 100 मान लेते हैं क्योंकि 100 में भी क्या आ रहा है इकाई के अंक में वंस के पैलेस में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 के रूप में आएगा। मतलब ये है कि कोई भी संख्या आप ले लो जिसके यूनिट मतलब इकाई अंक में 0 अगर आ जाए तो उसका अभाज्य गुणनखंड दो ही संख्या के रूप में होगा। पहली संख्या है 2 और दूसरी संख्या है 5। इन दोनों के अलावा कोई संख्या नहीं आएगा किसमें अभाज्य गुणनखंड में। अब हम लोग 6 का अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं कि 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा। अगर 6 का अभाज्य गुणनखंड निकाला जाए तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा 2 और 3 के रूप में आ जाएगा। अब सवाल यह है कि अगर 6 पे पावर n रहे तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा 2 पे पावर n इंटू 3 पे पावर n, और n किसके बराबर है कोई भी प्राकृतिक संख्या बराबर क्या है n है। तो हम कोई भी संख्या ले लेंगे तो क्या आएगा इन दोनों को गुणा करके जो आपका आंसर आएगा वही आएगा। अब कंडीशन क्या कह रहा है यहाँ पे कि संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, तो 0 पर समाप्त होने के लिए कंडीशन क्या है 2 और 5 के रूप में आना चाहिए। ये दो कंडीशन हम लोग अच्छी तरीके से समझ लिए कि हम जानते हैं कि अगर कोई संख्या जीरो पर समाप्त होगी तो उसका अभाज्य गुणनखंड आपका क्या हो जाएगा 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n के रूप में हो जाएगा। ठीक, अब 6 के कंडीशन को लिखना है। 0 वाले कंडीशन को हम लिख दिए क्या, हम जानते हैं कि अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 पे पावर n, n आपका क्या है कोई प्राकृतिक संख्या है, इंटू 5 पे पावर n के रूप में होगा। अब 6 का कंडीशन लिखना है, 6 पे पावर n का कंडीशन, परंतु ये तो कंडीशन हो गया आपका 0 पे, परंतु 6 पे पावर n का अभाज्य गुणनखंड आपका क्या होता है 6 पे पावर अगर n की बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 पे पावर n, और इक्वल टू इसको अगर अलग अलग कर दें 2 पे पावर n इंटू 3 पे पावर n। अब यहां पे कंडीशन क्या है 0 पर अगर समाप्त हो तो 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n होना चाहिए, और यहां पे दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि 6 पे पावर अगर n रहे तो उसका अभाज्य गुणनखंड क्या आता है 2 पे पावर n इंटू 3 पे पावर n। तो इसलिए क्या हो जाएगा 6 पे पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा, इसलिए
इसलिए 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि दोनों का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाले तो इसका अभाज्य गुणनखंड में 6 का अभाज्य गुणनखंड में क्या आया 2 इंटू 3, और वैसी संख्या जिसके लास्ट में 0 है उसका अभाज्य गुणनखंड क्या निकल गया आपका 2 इंटू 5। 2 तो मिल रहा है, लेकिन 5 और 3 ये दोनों क्या है, डिफरेंट डिजिट है, तो इसलिए 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। अब 6 नंबर क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब हम लोगों को सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, 2 अपवर्तक हो, मतलब वह संख्या सिर्फ 1 से कटे और खुद अपने आप से कटे। जैसे फॉर एग्जांपल 3 क्या होगा आपका 1 से कट जाएगा पूरा पूरा और सिर्फ 3 से कटेगा। फिर दूसरा एग्जांपल 5 क्या होगा 1 से कटेगा और सिर्फ 5 से कटेगा। उसके बाद है 7 क्या होगा सिर्फ 1 से कटेगा और सिर्फ अपने आप से कटेगा, मतलब 7 से कटेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 1 से कटा और खुद अपने आप से, 5 1 से कटा और खुद अपने आप से, 7 1 से कटा और खुद अपने आप से। अभाज्य संख्या वैसी संख्या हो गई जो 1 से कटे और खुद अपने आप से कटे, उसी को कहते हैं क्या, अभाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या हो गया, जो 1 से भी कटे और खुद अपने आप से कटे, उसके अलावा और किसी संख्या से कटे, उसे कहते हैं हम लोग भाज्य संख्या। मतलब ये हुआ कि 1 और खुद अपने आप को छोड़कर अगर किसी और संख्या से कट जाए तो वैसी संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को देखना क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, 7 गुना 11 गुना 13 और जोड़ 13। तो यहाँ पे प्लस दिया हुआ है और प्लस से पहले भी 13 है और प्लस के बाद भी 13 है, तो ये दोनों जगह 13 है, तो 13 को यहाँ से हम कॉमन लेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या को जब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है। तो इसको 13 इंटू 1 के रूप में लिख दिया। अब अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों में भी 13 आपका शामिल है और ये तीनों में भी आपका 13 शामिल है, तो यहाँ से हम लोग 13 कॉमन ले लेंगे। 13 जब कॉमन ले लिए तो 7 गुना 11 और प्लस यहाँ पे क्या बचा 1 बचा। अब बात क्या है कि ये पूरा कंप्लीटली जो संख्या आएगा वो संख्या 13 से भी कट रहा है और इससे भी कट रहा है, मतलब 1 से तो कट ही रहा है लेकिन और कोई 2 संख्या से कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका भाज्य संख्या। तो अब यहाँ पे लिखना है क्या है, यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसका अपवर्तक वर्तक 2 से ज़्यादा है।
अब दूसरा नंबर पे क्या बोल रहा है, 6 का ही। सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है कि 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1 क्या भाज्य संख्या है कि नहीं, इसको भी चेक कर लेते हैं। संख्या क्या दिया हुआ है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 और 1 फिर +5। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे भी 5 है और इस 5 को हम लोग 5 × 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो दोनों जगह 5 है, 5 कॉमन ले लिए, बचा क्या 7 × 6 × 4 × 3 × 2 और उसके बाद × 1 और प्लस यहाँ से 5 ले लिए तो बचा क्या 1। तो अब क्या हो रहा है, ये भी संख्या किससे कट रहा है, एक तो 5 से कंफर्म कट रहा है, उसके अलावा एक और खुद अपने आप से कटेगा, तो 2 से ज़्यादा संख्या से ये भी कट रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या होगा। तो अब यहाँ पे लिख देना है कि यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसका अपवर्तक 2 से अधिक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भाज्य संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कैसा पथ है, वृत्ताकार मतलब गोल, ठीक। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया इस मैदान का चक्कर लगाती है और उसको क्या लगता है, 18 मिनट का समय लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। रवि को कितना मिनट लगता है, रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो मानना क्या है कि दोनों एक ही दिशा में चल रहा है। दोनों कहाँ चल रहा है, एक ही दिशा में चल रहा है। यहाँ से रवि भी स्टार्ट किया है और यहाँ से सोनिया भी स्टार्ट किया है। अब दोनों यहाँ से चलने के लिए स्टार्ट किया, तो उससे आगे क्या बोल रहा है, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब ये है कि इसी जगह पे वो लोग फिर दोबारा कितने समय बाद मिलेंगे। तो यहाँ से रवि भी स्टार्ट कर देता है चलने के लिए और यहाँ से सोनिया भी स्टार्ट कर रही है चलने के लिए। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आए कि दोनों एक ही समय में स्टार्ट कर रहा है और किसी को कम लग रहा है समय एक चक्कर लगाने में, किसी को ज़्यादा लग रहा है, या फिर इसका दूसरा उदाहरण जो कि हम लोग क्लास 4-5 में पढ़ चुके हैं एलसीएम के इसमें, कि यदि किसी मार्केट में 2-3 स्कूल है और सब में क्या हो रहा है कि मान लेते हैं किसी में 45 मिनट की बाद घंटी लगती है, 45 मिनट बाद घंटी लगती है, किसी में 40 मिनट बाद लगती है और किसी में 50 मिनट के बाद लगती है। अगर 8 बजे सुबह से तीनों स्कूल का घंटी बजना शुरू होता है, तो 8 बजे स्टार्ट हुआ, पहली घंटी लगा, उसके बाद दूसरी घंटी इस स्कूल में 45 मिनट बाद लगेगा, इसमें 40 मिनट बाद और इसमें 50 मिनट बाद, मतलब कितने समय बाद ये तीनों स्कूल में एक ही साथ में घंटी बजेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन और इस तरह का क्वेश्चन दोनों सेम है। तो ये दोनों तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो समय बराबर क्या हो जाएगा आपका, समय बराबर इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है और इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है। और एलसीएम निकालने से पहले देख लेना है कि दोनों को मिनट ही लग रहा है ना, या तो यूनिट तो किसी का चेंज नहीं है, अगर यूनिट चेंज होगा तो उसको सेम कर देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, यूनिट सेम है,
तो इसलिए हमको कुछ नहीं करना है। तो 18 और 12 का क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। अब क्या करेंगे हम लोग? 18 और 12 का एलसीएम निकालने के लिए 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये दोनों का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे सिंपल वाला फॉर्म से। 2 से चलेगा 9 दूनी 18, 3 से चलेगा 3 तिहाई 9, तो 2 इंटू 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या है? नीचे में 12 है। 12 का जब हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा? 2 6 2 3, 2 इंटू 3। अब क्या हो रहा है कि जो संख्या, कौन कौन सी संख्या हम लोगों का सेम मिल रहा है? यहाँ पे ऊपर में भी 2 है और नीचे में भी 2 है। यहाँ पे ऊपर में 18 के इसमें भी क्या है? 3 है और 12 के इसमें भी 3 है। तो ये दोनों संख्या क्या हो रहा है? सेम मिल रहा है। तो जो दोनों संख्या सेम मिल रहा है, एलसीएम बराबर जो दोनों संख्या सेम मिल रहा है उसको एक एक बार लिखना है। 2 इंटू 3 लिख लिए। उसके बाद जो दोनों संख्या बच रहा है, जितना भी संख्या बच रहा है, जो कॉमन मिला उसको एक एक बार लिख लिए। उनके अलावा जितनी भी संख्या बचा उन सबको गुणा कर देना है। तो यहाँ पे क्या बचा? 3 इंटू 2। अब ये चारों को गुणा कर देना है। 2 तिया 6, 6 तिया 18 दूनी 36। ये आपका क्या आ गया? एलसीएम। एलसीएम बराबर क्या आ गया? 36। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये दोनों फिर दोबारा कब मिलेगा? 36 मिनट बाद। तो समय बराबर क्या हो गया? 36 मिनट। यही आपका क्या हो गया? आंसर।